आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अब जब मैं 75 का हो रहा हूँ तो गाड़ियाँ तो कैंसिल होती हैं, पर वह फ्रंटियर मेल बहुत खास थी। मेरे समझ से एमए में सर्वप्रथम आना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही ऐसे भी कितने ही मिल जाएंगे जिन्होंने कभी भी दूसरे नंबर पर आना नहीं जाना। हाँ, आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसा ही कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कॉलेज की हॉकी टीम का कप्तान रहा हो, वाद विवाद की प्रतियोगिता में भी जिसे अनगिनत पुरस्कार मिले हों, तथा लगभग घराने का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते जिसको पढ़ने लिखने की आवश्यकता ही कभी महसूस न हुई हो। दिनेश में ये सब गुण प्रकृति ने मानो अपना चमत्कार दिखाने के लिए भर दिए थे। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सारे कीर्तिमान तोड़कर जब वह विशेष अध्ययन के लिए अमेरिका गया, तो हार्वर्ड के प्रोफेसर लोग भी उसकी प्रतिभा से चकित रह गए थे। कुछ ही वर्षों में डॉक्टरेट की डिग्री लेकर जब वह वहीं पर प्रोफेसर नियुक्त हो गया, तो मेरे जैसे उसके अनेक सहपाठियों के सीने भी गर्व से कुछ इंच अधिक ही तन गए थे। भारत लौटने का विचार दिनेश ने लगभग छोड़ ही दिया था। आखिर आकर करता भी क्या? अर्थशास्त्र के जिस आधुनिक पहलू पर वह शोध कर रहा था, उसका ज्ञान भारत के कुछ इने गिने व्यक्तियों को ही था। इसके विपरीत अमेरिका, विशेषकर हार्वर्ड में एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान भरे पड़े थे, जिनके सहयोग से वह भी आकाश के तारे छू सकता था। नोबेल पुरस्कार जीतने की संभावना भी शायद उसके मस्तिष्क में उन्हीं दिनों दौड़ लगाने लगी थी। लेकिन समय ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि कार दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु के कारण उसे भारत लौटना पड़ा। घर की व्यावसायिक स्थिति ठीक करते करते कुछ मास बीत गए और वह कुछ समझ ही पाया था कि कामदेव के एक तीर ने उसके रहे सहे हौसले भी पस्त कर दिए। उसका परिचय हुआ हुआ क्या कराया गया मंजू से, उसकी होने वाली बहू के रूप में, जिस फोंदू ने जीवन भर सरस्वती के सिवा किसी और देवी का ध्यान ही ना किया हो। अमेरिका जैसी पिचाशपुरी में भी जिसने हर पल स्त्री को माँ बहन के रूप में ही देखा हो, उसका मंजू जैसी अपूर्व सुंदरी के संपर्क में आना मानो अकाल से पीड़ित भूखे को खीर मिल जाने के समान हुआ। वे घटनाएं सामने आने लगी। न्यू जर्सी के इस अपने छोटे से मकान में वह सुगंध कहाँ जो उन दिनों में थी, वे घटनाएं साकार होने लगी। मंजू की सम्मोहन शक्ति में जकड़कर उसे मालूम हुआ कि संसार में अर्थशास्त्र को छोड़कर और भी शास्त्र हैं। अमेरिका का ध्यान उसने अब छोड़ ही दिया था। उस स्थिति में जब कुछ ही दिनों में उसका विवाह होने वाला हो, एक कोमलांगी के नेत्रपाश कितने मजबूत हो सकते हैं, यह तो तुलसीदास समझ पाए थे या मेरे मित्र दिनेश चंद्र शर्मा। इस सब का तात्पर्य यह नहीं कि मंजू से विवाह होने के बाद अमेरिका के साथ ही दिनेश ने अपने विषय को भी तलाक दे दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय को उसने गौरव प्रदान किया। वहां के अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनकर भारतीय आर्थिक समस्याओं पर आधारित कितने ही शोध कार्य उसने आरंभ किए। 35 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह देश का प्रमुख अर्थशास्त्री गिना जाने लगा और अब 10 वर्षों बाद वह योजना आयोग का सदस्य तथा सुनने में आ रहा था कि देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए उसको मंत्री बनाया जाने वाला है। दिल्ली में एक सुंदर बंगला, 2 कारें तथा कितने ही नौकर चाकर उसके पास थे और कभी कभी समाचार पत्रों में उसकी खबरें छपने भी लगी थी। मैं दिनेश को उस समय से जानता हूँ जब उसे नेकर के बटन तक बंद करने नहीं आते थे और उसके सदा बहने वाले नाक को पोंछने के लिए एक आया रुमाल लिए हमेशा उसके पीछे घूमती रहती थी। कॉलेज के अंत तक लगभग 20 वर्ष हमने एक साथ गुजारे थे, जिसके कारण एक अटूट सी घनिष्ठता हम दोनों में हो गई थी। हाँ, अमेरिका से लौटने के बाद इधर मिलना जुलना कुछ अवश्य कम हो गया था, कारण वह दिल्ली में था और मैं मुंबई में। वैसे पत्र व्यवहार अभी भी बदस्तूर जारी था। उस दिन देहरादून से लौटते समय दिल्ली के स्टेशन पर पता चला कि अत्यधिक वर्षा के कारण मुंबई जाने वाली गाड़ी 6 घंटे देर से प्रस्थान करेगी। तो सोचा कि यह अवसर दिनेश से मिलने के लिए उपयुक्त रहेगा और इस आशय से उसके घर टेलीफोन किया। हेलो, उधर से कोई बोला। दिनेश है? आपका नाम? सुरेश। सुरेश? कौन सुरेश? सुरेश गुप्ता। मैंने कहा, मैं दिनेश का मित्र हूँ। अजी, आजकल तो सभी उनके मित्र बने हुए हैं। उपहासयुक्त स्वर में वह बोला। नाम काम वगैरह जब तक नहीं मालूम हो, साहब को फोन नहीं दिया जा सकता है। अब मेरे झल्लाने का अवसर था।
साले का अभी ये हाल है तो आगे तो ना जाने क्या हाल करेगा। तो सुनो, मैंने भी आवाज़ बिगाड़ते हुए कहा। मेरा नाम सुरेश गुप्ता, वल्द मक्खनलाल, निवासी मुंबई, उम्र 45 साल, एक बीवी का पति और 2 बच्चों का बाप। काम तुम्हारे साहब से पूछना है कि वे अभी तक साइकिल चलाना सीखे कि नहीं। और कुछ? लगता है उधर कुछ असर हुआ। दबी सी आवाज़ में वह बोला, आप तो मजाक कर रहे हैं। चौहान साहब के सेक्रेटरी से साहब कुछ खास बातें कर रहे हैं। ऐसे में आपका संदेश देकर क्या मुझे अपनी शामत बुलानी है? वह ठीक ही कह रहा था। दिनेश में कोई दोष था तो वह बस उसका क्रोध, जो मानो परशुराम से सीधा उसको विरासत में मिला था। सदा नाक पर चढ़ा रहने वाला उसका गुस्सा जरा टोकने से सीधा आसमान पर पहुंच जाता था और फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। योजना आयोग के उसके कमरे के सामने से गुजरते समय यदि कभी किसी को मछली बाजार का सा भ्रम हो तो इसमें आश्चर्य की क्या है। शायद मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी उसके क्रोध को महत्व नहीं दिया। साइकिल के आगे डंडे पर बैठने वाले को चालक से सदा दबना ही पड़ता है। अच्छा तो सुनो, उसको मुसीबत से बचाने के लिए मैंने कहा, अपने मेम साहब को बुलाओ। निश्चिंतता की जो गहरी सांस उसने छोड़ी, उसके झटके से टेलीफोन मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मंजू से बात हुई। आदेश हुआ कि बंगले पर हाजिर हो जाऊं जब तक ट्रेन का समय पक्का ना हो जाए। लंच का समय था, इसीलिए दिनेश भी कुछ घंटे खाली रहेगा। अपना सामान क्लॉक रूम में रख कर टैक्सी लेकर मैं सीधा उसके घर चल पड़ा। दिनेश काफी तपाक से मिला। इतने लंबे समय से ना मिलने का लेखा जोखा कुछ ही सेकंडों में पूरा हो गया। लंच टेबल पर हम तीनों बैठे थे और मंजू खाना लगाने में व्यस्त थी। दिनेश की चुटकी लेते हुए मैंने कहा, यार बड़ा आदमी हो गया है, फोन पर बात नहीं करेगा जब तक उधर वाले की जन्मपत्री सामने ना हो। यह बात नहीं है, उसने कहा। चमचागिरी करने वालों की संख्या इधर कुछ अधिक ही बढ़ गई है। ऐसे वैसे फोन बहुत आने लगे हैं अब। पर आज यह गुपचुप चौहान के सेक्रेटरी से क्या षड्यंत्र रच रहे थे? तुम्हें कैसे पता चला? अम्मा, समझा क्या है हमें? छाती फुलाकर मैंने कहा। हमारा गुप्तचर विभाग भी कुछ मामूली नहीं है। और सुबह का टेलीफोन का किस्सा उसे सुनाया। साइकिल वाले प्रसंग पर वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। यह तो रोज का ढर्रा है, उसने बात पर लौटते हुए कहा। कभी चौहान साहब, कभी दीक्षित जी, सभी पीछे पड़े हुए हैं। परसों इंदिरा जी भी जोर दे रही थी। कौन इंदिरा जी? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। बड़े अहमक हो यार, वह कुछ तेज कर बोला। इंदिरा गांधी का नाम नहीं सुना? कहते हैं वे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कुछ समझते हुए ढंग से कहा। मैं समझा था कि तुम अपने कॉलेज वाले इंदिरा की बात कर रहे हो। अरे, मैं काली मोटी सी चश्मे वाली लड़की जिसने बेपरवाही से अपना दिल तुम पर फेंक दिया था। क्या हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी मुटैल। मालूम है मंजू, वह लड़की तो दिनेश के पीछे पीछे अमेरिका जाने की तैयारी कर चुकी थी। बनावटी ढंग से दिनेश को आंखों से घूरते हुए मंजू बोली। खैर जाने दो, मैंने समझाया, गलती मेरी समझ की थी। भला उसे यह इंदिरा जी क्यों कहने लगा? वह तो इंदो थी, इंदो। हाँ तो यह इंदिरा जी तुमसे क्या चाहती हैं? मैंने दिनेश से पूछा। अरे सब यही चाहते हैं कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल हो जाऊं। जानते हो देश की आर्थिक हालत कितनी उलझी हुई है। सख्त कदम उठाए बिना कुछ होना बहुत मुश्किल है। और फिर मैं कुछ जादू तो कर नहीं पाऊंगा आजकल, पर कुछ प्रयत्न तो करके देख सकते हो। मंजू बात काट कर बोली। मंजू का टोकना था कि दिनेश की नाक फड़फड़ाने लगी। क्या प्रयत्न कर सकते हो? वह झल्ला कर बोला। तुम औरतों को कुछ मालूम भी है? यह कोई नान खटाई की रेसिपी है जो कोशिश करके देख लो। मंजू ने मुंह बनाया, ज्यादा से ज्यादा बिगड़ ही तो जाएगी। पर पुरुष के सामने डांट खाना भला किस स्त्री को अच्छा लगता है? दिनेश का स्वभाव जानते हुए भी वह चुप ना रह सकी। तो फिर रहने दो, उसने ताना मारते हुए कहा। बिगड़ने से इतना डरते हो तो हाथ मत लगाओ। सबसे कह दो कि यह रोग तुम्हारे बस का नहीं है। दिनेश का पारा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, तुम तो जाहिल हो जाहिल, अनपढ़, गवार। तुम्हें मालूम है कि इन्फ्लेशन क्या बला है और उसे काबू में कैसे किया जा सकता है? खानदान में किसी ने किताब उठाई हो तो जानो। उसका चेहरा बिल्कुल लाल मुंह के बंदर जैसा हो रहा था।
स्थिति कुछ काबू से बाहर होती जा रही थी और कसूर शायद मेरा ही था। बेहतर इसके कि मैं कुछ कहूँ कि मंजू फिर बोल पड़ी। तो चल पड़ा फ्रंटियर मेल। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे हैं जो माँ की निगाह बचाकर फ्रिज में से रखी बर्फी चुरा कर खा रहे हैं। एकाएक आपकी बड़ी बहन आपको देख लेती है और आप भी देख लेते हैं कि उसने देख लिया है। अब आपकी क्या हालत होगी? क्या आप नहीं चाहेंगे कि धरती फट जाए और आप उसमें समा जाएं? खास तौर पर जब जब आप हर समय अपनी बहन को मारते रहते हो। दिनेश की हालत भी मंजू का वाक्य सुन कुछ ऐसे ही हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नेत्र जो कुछ समय पहले अंगारे बरसा रहे थे एकदम नीचे झुक गए और एक्सक्यूज मी कहकर वह सीधा बाथरूम में घुस गया। पलक मारते ही उसका गुस्सा हवा हो चुका था। मुंह पर रुमाल रखकर उभरती हुई हंसी को दबाते हुए मंजू ने मुझसे कहा, देखा अपने मंत्र का प्रभाव? और एकाएक मुझे वह घटना याद आ गई। मंजू और दिनेश बच्चों के साथ पहली बार मुंबई घूमने आए थे और मेरे पास ही ठहरे थे। एक सप्ताह का समय होता ही क्या है, विशेषकर यार दोस्तों के बीच में। हंसते बोलते ही निकल गया और देखते ही देखते जाने का समय आ गया। फ्रंटियर मेल से फर्स्ट क्लास के उनके टिकट मैंने पहले से ही रिजर्व करा रखे थे। मेरा ऑफिस क्योंकि फोर्ट में था इसलिए मैं वहीं से सीधा स्टेशन पहुंचने वाला था। मंजू को मैंने खास तौर पर समझा दिया था कि गाड़ी रात को 9 बजे जाती है और उन सबको घर से 7 बजे चल देना चाहिए। चेंबूर से रास्ता काफ़ी लंबा है, फिर रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा तथा अनगिनत सिग्नलों पर भी ठहरना पड़ता है और टैक्सी का भी आजकल कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। ना जाने कब खराब हो जाए। यदि जल्दी स्टेशन पहुंच भी गए तो वहीं गपशप करेंगे। दफ्तर में उस दिन काम कुछ ऐसा अटका कि जल्दी छूट नहीं पाया। जिस समय मैं मुंबई सेंट्रल के स्टेशन पर पहुंचा 8:30 बज रहे थे और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। डीजल की लंबी ट्रेन जिस पर दसियों पहले दर्जे के कई डब्बे। रिजर्वेशन चार्ट से उनके डब्बों का पता करके जो वहां पहुंचा तो सब नदारद पाया। सारी ट्रेन एक सिरे से दूसरे सिरे तक झांक गया कि कहीं और तो नहीं बैठ गए, पर वे हों तब वहां तो मिले। जल्दी जल्दी भागकर टेलीफोन बूथ से घर का नंबर मिलाया। मालूम पड़ा कि वे सब घर से 7 बजे ही निकल चुके थे। ऐसे समय में जब मामला अपने परिजनों का हो तो बुरे विचार ही अधिक आते हैं। सोचा कि कहीं टैक्सी की दुर्घटना तो नहीं हो गई, पर उस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। घबराहट में इधर उधर घूम रहा था और निगाहें अंदर जाने वालों पर लगी थी। बार बार घड़ी देखता, पर समय था कि कमबख्त एक एक मिनट पहाड़ की तरह कट रहा था। जैसे तैसे 8:45 बजे, फिर 9 बजने में 10 मिनट हुए, पर किसी का कुछ पता नहीं। 5 मिनट और बीते और माइक पर आवाज़ आई, फ्रंटियर मेल जाने को तैयार खड़ी है। एकाएक दूर दिनेश को प्लेटफॉर्म में घुसते देखा। एक बच्चे को गोदी में लिए वह तेजी से भागा आ रहा था। पीछे पीछे दूसरे बच्चे को पकड़े अपनी अधखुली साड़ी संभालती हुई मंजू दौड़ी आ रही थी और उनके पीछे था कुली। गार्ड सीटी बजाने ही वाला था। क्षमा करें, मैंने उससे निवेदन किया, 1 मिनट ठहर जाएं, मेरा मित्र भागा आ रहा है, उसे सहपरिवार इस ट्रेन से जाना है। चश्मे के अंदर से आंखें तरेर कर गार्ड ने मुझे देखा और बोला, 1 मिनट ऐसे सबके लिए रुका तो गाड़ी यहाँ से चलेगी ही नहीं। आपके दोस्त कुछ पहले नहीं आ सकते? ऐसे लाड साहब हैं। पर ना जाने क्यों सीटी उसने नहीं बजाई। लपक कर मैंने मंजू से बच्चे को लिया। अपने डब्बे में पहुंचना असंभव था। सामने जो डब्बा था उसमें सामान रख कर हाँफते हाँफते वे लोग चढ़ ही पाए थे कि ट्रेन चल पड़ी। मेरे सर से मानो एक भारी बोझ उतरा और संतोष की सांस लेकर मैं घर वापस पहुंचा। मंजू ने दिल्ली पहुंचकर सब हाल विस्तार पूर्वक लिखा। घर से वे लोग ठीक समय पर टैक्सी द्वारा निकल पड़े थे, पर जब वह अपना सफ़र तय करके मुंबई सेंट्रल के अंदर घुसने को हुई तो दिनेश बोल पड़ा, ये कहाँ ले जा रहे हो? यह तो सेंट्रल है, सेंट्रल। हमें जाना है वेस्टर्न रेलवे। उसे वहम था कि बड़े शहरों के टैक्सी वाले सब बदमाश होते हैं और यात्रियों को गलत जगह ले जाया करते हैं। टैक्सी वाला कुछ बोलने को हुआ, मगर और आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। दिनेश के शब्दकोश में मगर का अर्थ है उसके ज्ञान को चुनौती देना। 1-2 कौड़ी के टैक्सी वाले की यह हिम्मत कि उसके आगे मगर कहे, वह जिसने अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वानों की भी छक्के छुड़ा दिए थे। मगर वगर के बकवास बंद करो। टैक्सी वाले पर मानो पहाड़ टूटा। तुमसे कह दिया कि हमें मुंबई सेंट्रल नहीं जाना है, चलो सीधे वीटी।
दबे स्वर में मंजू ने कहा, ना हो तो अंदर जाकर पूछ क्यों नहीं लेते कि फ्रंटियर मेल कहाँ से जाती है? अभी तो बहुत समय है। पर नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? अब तुम मेरा भेजा मत चाटो, दिनेश चिल्लाया। क्यों जाऊं अंदर? साफ लिखा है सेंट्रल, आंखें नहीं है तुम्हारे? और उसने गुर्रा कर फिर ड्राइवर की तरफ देखा। वह बेचारा सिट्टी पिट्टी भूल कर वीटी की ओर चल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर कुली ने सामान उतार कर ठेले पर रखा और पूछा, कौन सी गाड़ी बाबू? फ्रंटियर मेल, उत्तर मिला। कुली को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फ्रंटियर मेल? वह कुछ चक्कर में आकर बोला, पर वह तो सेंट्रल से जाती है। जरूर इसमें टैक्सी ड्राइवर की बदमाशी। आपको नयन जानकर साला गलत स्थान पर ले आया है। अब दिनेश को काटो तो खून नहीं। अपनी इज्जत मानो स्वयं ही उसने धूल में मिला ली थी। 8:15 बज रहे थे और उसकी रही सही सोचने की शक्ति भी जवाब दे रही थी। ऐसे में स्थिति संभाली मंजू ने। हमें अफसोस है, उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, जो हमने आपकी बात नहीं सुनी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब जल्दी से हमें वापस पहुंचाइए। ड्राइवर रास्ते पर भुनभुनाता रहा। लोग बाग सूट पहनकर टाई क्या लगा लेते हैं कि अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। 20 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, कोई भार तो नहीं छोंकता रहा। आप बीच में नहीं बोलती भाई साहब, तो आज साहब वीटी पर ही होते, हम भी देखते कि फ्रंटियर मेल वीटी पर कैसे आती है। अब वह अपनी मूछें भी धीरे धीरे ऐंठा रहा था। दिनेश भीगी बिल्ली की बात ही बैठा बैठा सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। उसके अहम को इतना धक्का पहली बार लगा था। मैंने मंजू को प्रत्युत्तर में पत्र लिखा था। जो अपना अहम नाक पर रखते हैं उनको कहीं ना कहीं पटकी मिलती ही है। जैसे घोड़े को लगाम तथा नकेल से ही संभाला जा सकता है, वैसे ही दिनेश को काबू में रखने के लिए ही विधाता ने मानो तुम्हें एक मंत्र दे दिया है। आगे जब भी आपे से बाहर होते हुए तुम उसे लगाम छुड़ाकर भागते देखो तो किसी वाक्य में फ्रंटियर मेल जोड़ देना। हो सकता है इन शब्दों के सहारे तुम उस पर राज कर सकोगी। फ्रंटियर मेल के रूप में यह ब्लैकमेल तुम्हारे लिए सर्वथा न्यायपूर्ण है। इस वशीकरण मंत्र की आश्चर्यजनक सफलता पर हम दोनों जब मिलते कुछ नया सुनने को मिलता, पर आज जो मैसेज मिला उसने फ्रंटियर मेल को ही बंद करा दिया था। मंजू बीमार थी, यह मैं जानता था, पर हर दोस्त के अजीज पत्नी के जाने का दुख होता है, वह मैं खुद भुगत चुका हूँ। जब से मंजू गई है मेरी गाड़ी उतरी हुई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।